ये बात साल 1990 के आसपास की है। राजस्थान कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर मेरठ के एसएसपी से संपर्क करते हैं। उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक कोठे पर चलना चाहता हूं, दरअसल वहां पर रेड मारनी है। रेड मारने की बात सुनने के बाद एसएसपी कहते हैं ठीक है, एक तारीख और समय मुकर्रर कर लिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर और एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ उस कोठे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद हर एक कमरे को बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है, देखा जाता है कहीं कोई लड़की छुपाई हुई तो नहीं है। जब हर कमरे को देखा जाता है, वहां कोई ऐसी लड़की मिलती ही नहीं है जिसको ये कह सकते हैं कि इसको जबरदस्ती उस कोठे पे लाकर रखा गया है, उससे धंधा कराया जा रहा है। और जैसे ही ये बात पुलिस हार थक कर बैठ जाती है और तभी उस कोठे की मालकिन से कहा जाता है कि बताओ तुमने लड़कियां कहां छुपा के रखी हुई हैं। जैसे ये बात आती है तभी कोठे की मालकिन कह उठती है कि राजस्थान से जो ये आईपीएस ऑफिसर आया है, दरअसल इसी को पता है कि कहां पर लड़कियां छुपी हुई हैं। जिस तरह से तू तड़ाक करके वो एक आईपीएस ऑफिसर से कोठे की मालकिन बातचीत कर रही थी, एसएसपी को यह बात बहुत ज्यादा खराब लगती है। एसएसपी ने जब कोठे की मालकिन को डांटना शुरू किया तो कोठे की मालकिन कहती है डांटने की जरूरत नहीं है, जो ये मेरे सामने खड़ा हुआ है आज आईपीएस ऑफिसर बना हुआ, दरअसल ये मेरे ही धंधे से आईपीएस ऑफिसर बना है। ये बात सुनने के बाद एसएसपी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बताती है कि मैं बेरिया जनजाति की महिला हूं, मेरी मां को 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी वो खुद होती है और बेटा जो आईपीएस ऑफिसर बनता है, वो जब वो बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो उसके बाद उस कोठे की जिम्मेदारी संभालती थी, वहां से पैसे कमाती थी। उसने अपने भाई को उस मेरठ के कोठे पे ना रखकर सीधा राजस्थान भेज दिया, अपने गांव भेज दिया। उससे कहा पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना और जितना तुम आगे बढ़ सकते हो उतना ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। उस लड़के ने भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। वो आईपीएस ऑफिसर तो बनता है, जिस काम के लिए बनाया जाता है वो तो नहीं करता, लेकिन अपनी ही बहन के कोठे पर वो छापा पड़वा देता है, रेड डलवाता है। और जब इस रेड की बात लोगों को पता चलती है कि इस कोठे की मालकिन का जो भाई है वो आईपीएस ऑफिसर है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये देखकर, ये सुनकर कि कोठे से गंदा काम करने के बाद भी उसने एक अच्छा काम किया। और जब और पड़ताल की गई तो पता चला कि उस महिला को 2 बेटियां पैदा होती हैं और दोनों ही बेटियां 12th क्लास में पढ़ रही थी शहर की जाने माने स्कूल से। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि कोठे पर भी जहां गंदा काम होता है, घिनौना कृत्य होता है, वहां अच्छे काम भी होते हैं। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी कोठे पर रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और उसी का एक इलाका लगता है मुरादनगर। बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 2006 की। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की का नाम मीना बहुत ही सीधी सज्जन सी लड़की थी। गांव के एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। उस लड़के के पास जाती है, जाकर कहती है कि कुछ भी हो जाए अब मुझे तुमसे शादी ही करनी है, कोई कितना ही रोकने की कोशिश करे, चाहे तुम कितना ही रोकने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तुमसे शादी हर हाल में करके ही रहूंगी। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी बुआ को शायद बुरा लगेगा इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम जिद पर अड़ी हुई हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम उस पते पर पहुंचो और मैं वापस तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। उसके बाद वहां जाकर हम निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे और धूमधाम से अपनी जिंदगी जिएंगे। जैसे ही लड़की बात सुनती है, लड़की एकदम चेहरा खिल जाता है। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस लड़की को एक पर्ची दी जाती है, साथ ही 20 रुपए दिए जाते हैं। बस के अंदर बिठाया जाता है और लड़की जैसे ही मेरठ के बस स्टैंड पर आकर रुकती है, वहां रुकने के बाद उस लड़की ने एक रिक्शे वाले को पर्ची दिखाई और पर्ची दिखाते ही रिक्शे वाला समझ जाता है। उस लड़की को लेकर जाता है मेरठ के कबाड़ी बाजार, वो कबाड़ी बाजार जहां अलग अलग कोठों पर लड़कियां, महिलाएं धंधा करती थीं, पुरुषों के लिए काम करती थीं। और ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता थी। उस लड़की ने उस रिक्शे वाले को जो देना था वो दिया। उसके बाद सीधा वो कोठे पर जाती है और एक कोठे का नाम भी लिखा हुआ था, उसकी कोठे की मालकिन का भी नाम लिखा हुआ था। और जैसे ही उस कोठे पर पहुंचती है, वहां जाकर देखती है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लड़कियां तैयार होकर, कुछ तैयार हो चुकी थी तो कुछ तैयार होने की कोशिश कर रही थी, कोई मेकअप कर रही है, कोई एक दूसरे से बातचीत कर रही है, कोई खुश है तो कोई किसी का चेहरा उदास है। यहाँ के कोठे के अलग अलग रंग रूप देखने के बाद वो लड़की बड़ी सकुचाई सी, वो थोड़ी परेशान सी जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। तभी उससे एक महिला पूछती है कि यहाँ तुम कैसे आई हो? जिस पर्ची को उसके प्रेमी ने दिया था, जिस पर्ची को उसके दोस्त ने दिया था, उसी पर्ची को दिखाते वो कहती है कि ये रही पर्ची, मुझे मेरे प्रेमी ने भेजा है, मुझे उससे शादी करनी है, शायद यहाँ तो और भी शादियां होने वाली हैं। जब ये शादी की बात सुनती है वो महिला, तो उस महिला को बड़ा आश्चर्य होता है। उसको वो अपना जमाना याद आता है कि किस तरह से वो यहाँ पर आई थी, किस तरह से जबरदस्ती उसके साथ ये हुआ और किस तरह से हर रोज नए नए ग्राहक उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते थे। वो महिला
जिसका नाम होता है गुड्डन। गुड्डन अपने कोठे की मालकिन होती है और वो अपनी जगह पर बैठ जाती है, सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी की कितनी भयानक शुरुआत थी। तभी वो एक फोन मिलाती है संकल्प संस्था की जो संस्थापक होती हैं अतुल शर्मा मैडम को। उन्हें फोन मिलाकर कहती है कि तुम जहां भी कहीं हो, बस जितनी जल्दी हो सके बस मेरे पास आ जाओ। जैसे ही अतुल शर्मा ये बात सुनती हैं, वो सीधा पहुंच जाती हैं। उसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें यहाँ किसने भेजा, क्या बात है, क्या कहानी है तुम्हारे पीछे। जब ये कहानी की बात आती है तो वो बताती है कि मुरादनगर क्षेत्र में एक गांव लगता है, एक गांव में वो रहती थी। उसके पापा, उसकी माँ, उसके 2 भाई। माँ और पापा तो जब खत्म हो जाते हैं जब वो महज 7 महीने की होती है, और जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो उनकी जीने का कोई आसरा नहीं था। ऐसी स्थिति में जाएं तो कहाँ जाएं। तब उसकी बुआ ने, जो उसकी सगी फुप्पो होती है, उसकी सगी फुप्पो ने उसके दोनों भाइयों को और बहन को अपने साथ ले जाती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये लड़की ऐसा महसूस करने लगती है कि इस घर में उसको प्यार कम और उसके भाइयों को प्यार ज्यादा मिल रहा था। क्योंकि जैसे ही बच्चे 18 साल क्रॉस कर जाते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तभी बुआ अपनी 2 बेटियों की शादी अपने ही भाई के बच्चों से कर देती है। और जो लड़की होती है वो लड़की ऐसे ही रहने लगती है। ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि अब लड़कों पे तो शुरू से बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया, लेकिन लड़की पर ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया था। वो घर में रहती जरूर थी लेकिन गुमसुम रहती थी। तभी वो लड़की मुस्लिम समाज से बिलोंग करती थी, गांव का ही एक हिंदू समाज का लड़का था। उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है, उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो दूसरे ब्रादर का था। इसलिए जब ये आगे वक्त बढ़ने लगता है तो उसे भी लगता है कि मैं भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। उसने उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। वो लड़का कहता है कि मिलना जुलना, बातचीत करना, प्यार, ये तो सब ठीक है, लेकिन शायद हम दोनों की इस प्यार को, हम दोनों की शादी को, हम दोनों के इस रिश्ते को ना तो तुम्हारी बुआ इस बात की इजाजत देगी, ना ही समाज इस बात की इजाजत देगा, ना ही मेरे परिवार के लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें किसी और परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम शादी ही करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह से उस लड़के ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और जब लड़का साफ इनकार कर देता है, जब इन दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इस लड़की का जो सगा भाई था उसका ही एक दोस्त उसका घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। और वो लड़का उसी की कास्ट का था, उसी की कम्युनिटी का होता है। उस लड़के से वो बातचीत करने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये मेरा हमदर्द बन सकता है। जब उस लड़के से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, उससे वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, तभी वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। जैसे क्या वो लड़का शायद इसी बात को सुनने के लिए एग्री था, तैयार था, तभी उस लड़के ने कहा कि ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ शादी करेंगे तो शायद तुम्हारी बुआ को, तुम्हारे भाइयों को इस बात पर बहुत ज्यादा ऐतराज हो सकता है। ये एक पर्ची है, इस पर्ची को लेकर और 20 रुपए जो उस लड़की को दिए थे, उस 20 रुपए को देकर उस लड़की को बस में बिठाया जाता है और वो लड़की चलते चलते पहुंच जाती है मेरठ के कबाड़ी बाजार में गुड्डन के कोठे पर। और जैसे वहां पहुंचती है, अपनी कहानी उस गुड्डन को बयां करती है। तभी गुड्डन संकल्प संस्था की मालकिन को बुलाती है, अतुल शर्मा को बुलाकर उस लड़की की पूरी कहानी सुनाती है। ये दोनों कहानी सुनने के बाद भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तभी अतुल शर्मा उस गुड्डन से पूछती हैं कि तुमने इस लड़की को, जो तुम्हें अच्छी खासी कमाई करके दे सकती थी, तुम्हारी ये बहुत आगे हेल्प कर सकती थी, तुम आखिरकार इस लड़की को तुमने मेरे हवाले क्यों करना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मैंने इस कोठे से कई बार निकलने की कोशिश की, कई बार यहाँ पर ऐसी लड़कियां आती हैं जो वाकई मजबूर होती हैं, कई बार ऐसी लड़कियां आती हैं जो पहले से ही बिक चुकी होती हैं। इसलिए ये लड़की ऐसी थी जिसके अभी कोई पैसे गए नहीं थे, इसके पैसे जाने थे, कितने में बात तय होनी थी कितने में नहीं, अभी इसका कुछ नहीं पता। लेकिन इस लड़की की जो पुरानी कहानी, उसके माँ बाप पहले ही बचपन में छोड़ के चले जाते हैं, पूरी लाइफ ये बढ़ती जरूर है, लेकिन इतना प्यार उसे जितना घर में मिलना चाहिए था उतना प्यार नहीं मिला। और वो घर से निकली थी एक नई जिंदगी बनाने के लिए, कोठे पे आती है। और यहाँ भी अगर इसके साथ ऐसा ही होता तो शायद ये बहुत बड़ा पाप हो सकता था, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए इस लड़की को नई जिंदगी देने के लिए मैंने आपको बुलाया है। अतुल शर्मा जैसी ये बात सुनती हैं, उनकी बात सुनने के बाद गुड्डन की वो रोने लगती हैं। उन्हें बड़ा ऐसा लगता है कि इस कोठे पर भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तभी उन्होंने साल 1990 की एक आईपीएस ऑफिसर की वो कहानी सुनाई थी, जब एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी ही बहन के कोठे पर रेड डाली थी, जबकि उसी कोठे की मालकिन ने अपने भाई को पढ़ा लिखाकर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कराने के बाद उस व्यक्ति को आईपीएस ऑफिसर बनाया। और जो बड़ा होता है, बजाय अपनी बहन की हेल्प करने की, वो अपनी ही बहन के कोठे पर रेड डलवा देता है। अतुल शर्मा उस लड़की को, यानी कि मीना को लेके जाती हैं। ले जाने के बाद वो 2-3 दिन तक अपने घर पे रखती हैं। तब उसकी बुआ को बुलवाती हैं। बुआ को बुलवाने के बाद उससे पूरी कहानी बयां करती हैं और बुआ को इस बात का बड़ा अफसोस होता है, एहसास होता है। वो कहती हैं कि मैंने तीनों बच्चों पर बराबर ध्यान दिया था, ना जाने क्यों इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पर कम ध्यान दिया।
उसके बाद बुआ ने उसे अपने पास साथ लेके जाती हैं, उसकी धूमधाम से शादी करती हैं। वो लड़की आज भी एक अच्छी जिंदगी जी रही है, ठीक ठाक जिंदगी जी रही है। और एक लड़की जो कोठे पर जाकर बर्बाद हो सकती थी, बेकार हो सकती थी, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से न केवल उस गुड्डन ने बल्कि अतुल शर्मा मैडम ने, दोनों ने ही पूरी ईमानदारी के साथ उसका साथ दिया, उसकी मदद की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बात चाहे 1990 की हो, बात चाहे साल 2006 की हो, बात चाहे साल 2023 के आसपास की हो, धोखाधड़ी, फरेब, प्यार मोहब्बत के नाम पर छलना, ये तो खैर हमेशा से चला चला आ रहा है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई लालच दिया जाता है, खासकर लड़कियों को, तो भी किसी के बहकावे में, किसी के लालच में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि जितना घर से प्यार मिल सकता है, ये जितना परिवार के लोग, ब्लड रिलेशन वाले आपकी मदद कर सकते हैं, इतनी आपकी कोई गैर आदमी कभी मदद कर नहीं सकता। यदि कोई दिक्कत या परेशानी है तो घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होता है जिससे अपने मन की, अपने दिल की बात की जा सकती है। और जब मन की और दिल की बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कोई भी गलत कदम उठाने से आदमी पीछे हट जाता है। इसीलिए ये कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि किसी बहन बेटी की जिंदगी आगे चल के बर्बाद ना हो। जाते जाते आज जानवी हैं, इनका जन्मदिन है। जानवी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग कई दिनों से बाहर थे, इसलिए हम नाम नहीं ले सके, तो इसलिए आज सुदेश शर्मा, कीर्ति तोमर, समीर पुरोहित, बीना रानी, मोहम्मद मुजीब, वंश कुमार, शैलेश सिंह, सचिन कुमार, प्रवीण सिंह, रूपा साहू, मोहम्मद जमील, उनकी पत्नी हैं शबनम बानो जो कि सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, नासिर मंसूरी राजस्थान से हैं, इंदिरा झा दरभंगा से हैं, भेरू राम राजस्थान से, शकील खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।